अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चीज़ देखने जाएंगे दैट इज़ कि जब हम एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं या हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं और किसी एक फंक्शन के अंदर हमें जंप करके जाना पड़ता है या हमें एक जनरल जो हमारी अम, एक प्रोग्रामिंग चल रही है उससे हमें एक चंक ऑफ कोड के ऊपर जंप करना है और उससे फिर हमें वापस भी आना है, तो हमें जिस जगह से हम काम कर रहे हैं उस एरिया को प्रिजर्व करना पड़ेगा ताकि जब हम वापस आएँ तो हम उसी क्राइटेरियाज के ऊपर दोबारा वर्किंग वहीं से स्टार्ट कर सकें। तो इस काम के लिए हमें जो बहुत फ़ायदा दे सकती है चीज़ वो है हमारा स्टैक। तो हम देखते हैं कि पहली चीज़ कि स्टैक होता क्या है, करता किस तरह काम है, ताकि फिर उसको हम यूज़ करने का और उसके बेनिफिट देख सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो स्टैक है, ये जिस रूल पर चलता है दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट, या जिसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। ये इसी तरह है जिस तरह आपने एक के ऊपर एक बर्तन जो है वो रखा हुआ हो, या प्लेटों का एक स्टैक किया हो और अपने एक अंबार लगाया हो एक के ऊपर एक। तो आप जब एक ये इस तरह आप अंबार लगाते हैं या आपने सीडीज देखी हो कि आपने एक के ऊपर एक सीडीज रखी हो, तो आपको ये चीज़ देखने में पता लगेगी कि जब आपने इस तरीके से स्टैकिंग की हो और आपने एक और सीढ़ी को या एक और प्लेट को इन प्लेटों के अंबार के ऊपर दोबारा रखना हो, तो आप जो रखेंगे वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर रखा जाएगा, यानी इसके ऊपर एक चीज आएगी। और जब आपने इनमें से किसी एक सीढ़ी को निकालना होगा तो जो सबसे ऊपर मौजूद है वो सबसे पहले निकलेगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, के जो सबसे आखिर में इस टैग का हिस्सा बना है वो सबसे पहले इसमें से बाहर निकलेगा। जो दो इसके बड़े की ऑपरेशंस हैं उसमें एक आता है हमारे पास पुश। ये वो है ऑपरेशन जिसके तहत आप कोई भी नया एलिमेंट या नया डाटा जो है वो स्टैक के अंदर रखवाते हैं। और दूसरा है पॉप। पॉप के अंदर जो आपका डाटा स्टैक के अंदर मौजूद है उसको आप स्टैक से बाहर निकालते हैं। तो ये इसके दो मेन की इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूज की जाती हैं फॉर स्टैक ऑपरेशंस। इसकी स्टैकिंग की एक बहुत जो है वो मशहूर एग्जांपल है दैट इज योर टावर ऑफ हनॉय, जिसके अंदर आपने एक स्टैक को जो है वो किसी और स्टैक के अंदर जो है एम्प्टी स्पेस के अंदर आपने प्लेस करना है, लेकिन कीपिंग इन व्यू कि आपका जो छोटा एलिमेंट है या छोटी डिस्क है वो नीचे ना आए, बड़ी डिस्क नीचे आए, छोटी डिस्क ऊपर आए। तो उसके लिए ये तरीकेकार यूज होता है कि हम जो है एक एलिमेंट को इधर रखेंगे, फिर उससे बड़ा एलिमेंट को यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद छोटे एलिमेंट को इसके ऊपर रख देंगे और इस तरीके से आपका स्टैक जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। सो आपके पास जो तरीकेकार है वो हम इसी एग्जांपल को यूज करते हुए स्टैक के भी जो है उसको कंप्लीट करते होते हैं। और जो ये आपकी जो मेन गेम है टावर ऑफ नॉय, ये इसी लास्ट इन फर्स्ट आउट के ही प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करती है। और ये सेम वही चीज़ है कि हम जो है इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, सो दैट मीन्स कि इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम टॉप ऑफ द स्टैक जो है उसको इस तरीके से मैनेज करते हैं कि छोटी वैल्यू कभी भी उसके बड़ी के नीचे ना आए। हमारे पास स्टैक ग्रोथ के जो है वो दो मेन कन्वेंशंस हैं, एक है असेंडिंग ऑर्डर और एक है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है हम हमारा जो स्टैक है वो लोअर टू अपवर्ड जो है वो बॉटम टू अपवर्ड जो है उसकी ग्रोथ होती है, जबकि जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारा जो स्टैक है वो टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो है उसकी ग्रोथ होती है। और जो भी तरीक़ेकार फिर भी वही दोनों में रहेगा कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, अगर हम असेंडिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं तो टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे लाके रखी जाएगी और जो है उसका जो एड्रेस है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हो स्टैक ग्रोथ की, तो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो बॉटम ऑफ द स्टैक आएगा, क्योंकि आपका जो ग्रोथ है वो टुवर्ड्स ज़ीरो है, टुवर्ड्स ज़ीरो पोजीशन। और जब आप टुवर्ड्स ज़ीरो इसकी ग्रोथ लेके जाएंगे तो आप जब नया एलिमेंट ऐड होगा तो आपका जो मेमोरी एड्रेस है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और टुवर्ड्स ज़ीरो मूव करेगा।
इसके अलावा जो दूसरी कन्वेंशन हमारे पास मौजूद है वो ये है कि हमारे पास दो किस्म का तरीक़ेकार हैं। एक के अंदर जो है जो स्टैक पॉइंटर है वो टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट आउट करता है। दैट मीन्स के जो भी सबसे ऊपर वैल्यू मौजूद है स्टैक के अंदर, ये स्टैक पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा। इसको आप कहते हैं फुल स्टैक। जबकि दूसरी कन्वेंशन हमारे पास मौजूद है कि स्टैक पॉइंटर जो है नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट को पॉइंट आउट करेगा। सो दैट मीन्स के टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर जिस पोजीशन के ऊपर आप नेक्स्ट वैल्यू लाकर रखेंगे, ये उसको पॉइंट आउट करेगा। इसको कहते हैं एम्प्टी स्टैक। सो ये दोनों कन्वेंशंस भी मौजूद हैं हमारे पास कि आप एम्प्टी स्टैक स्टैक पॉइंटर को यूज करते हैं या फुल स्टैक जो है वो स्टैक पॉइंटर की कन्वेंशन को यूज करेंगे। जब हम कॉर्टेक्स एम की बात करते हैं तो कॉर्टेक्स एम जो है जो स्टैक पॉइंटर है जो कि R13 रजिस्टर है, इसका स्पेशल नेम है स्टैक पॉइंटर। ये जो कन्वेंशन यूज करता है ये फुल स्टैक यूज करता है और डिसेंडिंग स्टैक को यूज करता है। सो आप इसको कह सकते हैं फुल डिसेंडिंग स्टैक। ये डिसेंडिंग स्टैक क्यों है? क्योंकि इसकी ग्रोथ नेगेटिव है और ये इसका बेस एड्रेस से ये टूवर्ड्स जीरो को अप्रोच करता है। और फुल स्टैक किस लिए? क्योंकि स्टैक पॉइंटर जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करेगा। जब भी हम इसके अंदर कोई वैल्यू पुश करवाएंगे तो इसका ऑटोमेटिकली जो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस है वो चूंकि पुश करवाने से ये ग्रो करेगा तो ये टुवर्ड जीरो अप्रोच करेगा। सो दैट मीन्स कि ये डिक्रीमेंट करेगा। और जब हम पॉप करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो स्टैक से निकल जाएगी और जब वो निकलेगी तो हमारा जो स्टैक है वो सिकुड़ेगा और सिकुड़ने की वजह से इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी या इसका जो एड्रेस है वो इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। तो जब भी आप पुश करवाएंगे तो आपका स्टैक पॉइंटर जो है वो डिक्रीमेंट करेगा और कॉर्टेक्स एम के केस के अंदर। और जब भी आप उसके अंदर पॉप करवाएंगे यानी आप स्टैक से पॉप करवाएंगे वैल्यू तो इसकी वैल्यू जो है वो स्टैक पॉइंटर की वो इंक्रीमेंट कर जाएगी। जो STM32 डिस्कवरी किट है इसके अंदर स्टैक पॉइंटर का जो बेस एड्रेस मौजूद है दैट इज 0x एट 2000 2 टेट्रा 0200। ये वो बेस एड्रेस है जहाँ पे आपका स्टैक जो है वो बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है। जब हम फुल डिसेंडिंग स्टैक की बात कर रहे हों तो फुल डिसेंडिंग स्टैक के अंदर जब हम पुश करवाते हैं वैल्यूज तो हम पुश करवाने के लिए जो पुश के आगे हमें रजिस्टर की लिस्ट देनी पड़ती है। ये सेम वही तरीकेकार है जिस तरह हमने स्टोर जो है मल्टीपल रजिस्टर स्टोरेज की जो हमने कमांड देखी थी कि जिसके अंदर हम मल्टीपल स्टोरेज बताते हैं और प्लस हम उसको बताते हैं कि हमने कहाँ से स्टोरेज स्टार्ट करनी है। तो ये वही सेम तरीकेकार आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप चूंकि देखते हैं DB, सो दैट मीन्स कि जो आप उसके अंदर कमांड यूज कर रहे थे स्टोर मल्टीपल डिक्रीमेंट बिफोर, और अगर आप वो वाली कमांड लिखते हैं या पुश और आगे रजिस्टर लिस्ट दे दें तो ये दोनों सेम ही बिहेवियर शो करेंगी। और इसी तरह जब आप पॉप की बात करते हैं तो पॉप की इक्वलेंस आपके पास वही है जिसमें हम लोड रजिस्टर कर रहे थे, लोड मल्टीपल रजिस्टर्स विद इंक्रीमेंट आफ्टर। और इसके आगे आप रजिस्टर लिस्ट देते थे कि आपने इसको बताना है कि इस पोजीशन के ऊपर से आपने जो है वो लोड करना शुरू करना है और लोड करने के अंदर आपने पहले वैल्यू उठाना है और उसके बाद स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करना है। और इसके आगे आप रजिस्टर लिस्ट प्रोवाइड करते थे। इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रहे कि ये जो रजिस्टर लिस्ट है इसके अंदर अगर आपके रजिस्टर की वैल्यू आगे पीछे होती भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों केसेस के अंदर जो हमारे पास है वो सेम प्रोसीजर फॉलो होता है कि जो है आपके रजिस्टर जो लिस्ट है वो ऑर्डर में यूज़ होती है। यानी दैट मीन्स कि अगर आपने R0 R3 R4 और उसके बाद R9 लिखा है तो उसके बाद आपने R2 लिखा है, लेकिन आपने तो आर्बिट्रेरी लिखा है, लेकिन जब वो उसको पुश या पॉप करवाएगा तो उसको वो सीक्वेंस में ही लेगा उसके नंबर के हिसाब से। दैट मीन्स कि वो उसको अरेंज कर लेगा R0 R2 एंड देन R9 एंड इस तरह हम कह सकते हैं कि R0 R5 R9 एंड R2। तो ये इसको और जो है इस लिस्ट को जो है वो रीअरेंज खुद ही कर लेगा कि मुझे जब पुश और पॉप करवाना है तो उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से होगी कि R0 R2 R5 एंड R9। और अब इन इस लिस्ट को जो है वो
यूज करेगा व्हेन प्लेसिंग इन द स्टैक एंड पॉपिंग फ्रॉम द स्टैक। ये जो आपकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है इसकी इक्वलेंस और अल्टरनेटिव आपको कमांड्स आपको नजर आ रही हैं कि जिस तरह अगर आपने पुश एंड पॉप करवाना है, अगर आपका फुल डिसेंडिंग हो तो आप एस टी एम एफ डी या फुल डिसेंड आप जो कह सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन लिख दें, या एस टी एम डी बी डिक्रीमेंट बिफोर, ये दोनों कमांड्स लिख दें, या पुश की कमांड लिख दें फुल स्टैक की जो है फुल डिसेंडिंग स्टैक की, तो आपकी जो है वो तीनों का जो वर्किंग है वो सेम होगी। इसी तरह अगर आप इनका ऑल्टरनेटिव देखेंगे कि आपने पॉप करवाना है तो आप एल डी एम एफ डी लोड मल्टीपल फुल डिसेंडिंग, या एल डी एम LDMIA यानी लोड मल्टीपल इंक्रीमेंट आफ्टर, ये कर लें तो वो सेम बिहेवियर होगा जो हमने पहले भी डिस्कस किया। इसी तरह अगर आप फुल डिसेंडिंग की आप बात करेंगे तो सॉरी फुल असेंडिंग की बात करेंगे, ये हमने पहले बात की कि ये दोनों जो हैं ये डिक्रीमेंटिंग स्टैक है और ये दोनों इंक्रीमेंटिंग स्टैक है, और इसके अंदर ही हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, एक फुल डिसेंडिंग है और एक एम्प्टी डिसेंडिंग है। तो ये जो हमने पिछले दो कन्वर्जन्स पढ़ी हैं ये उनका अल्टरनेटिव है। तो आपके पास यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपका जो स्टैक है अगर वो फुल डिसेंडिंग है और फुल डिसेंडिंग है, फुल फुल स्टैक है और वो डिसेंडिंग है, तो आप ये चारों ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, या आप पुश एंड पॉप के अगर ऑल्टरनेटिव में जाना चाहें, या फिर अगर आपका जो है वो फुल तो है लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इन चारों ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं अदर देन पुश एंड पॉप। बिहेवियर जो है वो तीनों केसेस के अंदर वो सेम ही होगा। अब हम देखते हैं कि जब हम स्टैक के अंदर वैल्यूज को पुश करवाते हैं तो उसका तरीकेकार क्या है। पुश करवाने पे चूंकि हमारा फुल डिसेंडिंग है, तो डिसेंडिंग के केस में हमारे पास पुश करवाने के ऊपर जो है वो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट करता है। सो जब भी वो वैल्यू रखवाएगा तो उसके स्टैक पॉइंटर में जो है वो वन लोकेशन, या क्योंकि हमारी वन लोकेशन जो है वो 32 बिट के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन मेमोरी चूंकि हमारी बाइट एड्रेसेबल होती है, तो 4 बाइट्स जो हैं वो डिक्रीमेंट कर जाएंगी। और जो है इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारे पुश के आगे हमारे पास रजिस्टर लिस्ट मौजूद है, इसके नाम देखें कि हमारे पास R6 R7 एंड R8 मौजूद है, लेकिन ये इक्वलेंट इसी के होगा क्योंकि मैंने इस तरह आपको बताया था कि उसकी अरेंजमेंट हो जाएगी और अरेंजमेंट होने के बाद उसकी जो है वो वैल्यू रखी जाएगी। सो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे R6 R8 और R7 भी होता तब भी उसकी अरेंजमेंट होनी थी, और उसको एक ऑर्डर में लाने के बाद रखा जाना था। और ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आप लार्जेस्ट रजिस्टर को रखेंगे और उसके बाद जो है उससे स्मॉलर और उससे स्मॉलर रजिस्टर जो है वो आपका जो है वो स्टैक में पुश होगा। सो दैट मीन्स कि जो आप टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो स्मॉलेस्ट रजिस्टर की वैल्यू होगी, और जितना जितना आपका स्टैक जो है वो डिक्रीमेंट करेगा तो आपके पास जो है वो लार्जेस्ट रजिस्टर की वैल्यू मौजूद होगी। इसी तरह हम पॉप की बात करते हैं तो पॉप के अंदर भी यही सेम केस है, क्योंकि हमने बात की कि पॉप करने पे वैल्यू बाहर निकल आएगी स्टैक से, और जो है वो क्योंकि हमारा एक रजिस्टर जो है वो 32 बिट का ऊपर मुश्तमिल है या 4 बाइट पर मुश्तमिल है, तो आपके पास जो स्टैक पॉइंटर का जो है वो वैल्यूज निकलेंगी वो 4 बाइट्स की निकलेंगी, और पॉप होने पे हमारा चूंकि डिसेंडिंग स्टैक है तो वो इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट करने पे पॉप के अंदर जो हमारे पास रजिस्टर लिस्ट मौजूद है उसके अंदर वैल्यूज को वो जो है वो प्लेस कर देगा। तरीकेकार वही होगा, लेकिन इसके अंदर ऑपोजिट है, पुश एंड पॉप दोनों ऑपोजिट चलते हैं। जिस तरह हमने पहले देखा कि पुश के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू सबसे पहले आपकी जो है वो जो है वो प्लेस हुई स्टैक के ऊपर। यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो सबसे पहले स्टैक से बाहर निकलेगी, और यही आपका टॉप ऑफ द स्टैक भी मौजूद है। सो आपने देखा था पिछले उसके अंदर आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो टॉप ऑफ द स्टैक मौजूद थी, और जो लार्जेस्ट रजिस्टर वैल्यू थी मल्टीपल एंट्रीज के केस में वो उससे बिलो पड़ी होती थी। तो इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास 3 वैल्यूज जो हैं या 3 रजिस्टर्स जो है आपने प्लेस किए हैं, तो जो तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है रजिस्टर की वो सबसे पहले बाहर निकलेगी, निकलेगी और सबसे पहले प्लेस होगी, इन रजिस्टर के अंदर वैल्यू प्लेस होगी। और जो टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास वैल्यू मौजूद है जिसका मैं यहाँ बात करता हूँ कि यहाँ पे हमने R0 की वैल्यू प्लेस की थी, और यहाँ पे थी R1 और यहाँ पे थी R3। तो ये R0 की वैल्यू जो है ये R6 में जाके प्लेस होगी, R1 की वैल्यू R7 में जाके प्लेस होगी, और R8 के अंदर जो है वो R3 की वैल्यू जाकर प्लेस हो जाएगी।
इसको हम विजुलाइज इस तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारा फुल डिसेंडिंग स्टैक है, तो हमारे पास जब हम पुश की कमांड लगाएंगे तो हमने आपको बात की थी कि ये इक्वलेंट है हमारे पास इंक्रीमेंट बिफोर स्टोर मल्टीपल इंक्रीमेंट बिफोर के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आप ने इन चारों रजिस्टर्स की वैल्यू को जो है वो स्टैक में प्लेस करवाना है इसके अंदर। तो आपका क्योंकि स्टैक की ग्रोथ भी नेगेटिव होगी टुवर्ड्स जीरो जीरो, आप जो है वो आपका स्टैक जो है वो जो है वो डिक्रीमेंट करता जाएगा। और सबसे पहले आप इंक्रीमेंट बिफोर है, सो दैट मीन्स के स्टैक पॉइंटर पहले इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद वैल्यू को प्लेस करेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आपका इंक्रीमेंट हुआ, आपका स्टैक पॉइंटर इस पोजीशन पे था, पहले उसने इंक्रीमेंट किया, फिर वैल्यू को रखा, फिर इंक्रीमेंट किया उसने अगली वैल्यू को रखा, फिर इंक्रीमेंट किया अगली वैल्यू को, और फिर इंक्रीमेंट करने के बाद अगली वैल्यू को। और जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो आपके रजिस्टर लिस्ट के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट रजिस्टर या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर नंबर आपने यहाँ पे प्लेस किया है, वो आपको यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे नजर आएगा। इसी तरीके से जब हम पॉप की बात करते हैं, तो पॉप के अंदर भी हमारे पास ये था कि इंक्रीमेंट आफ्टर है। तो इंक्रीमेंट आफ्टर के अंदर ये है कि आपके पास जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो कौन सी है, आपको स्टैक पॉइंटर ये है। तो सबसे पहले आपकी वैल्यू जो है वो क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर पहले जाएगी, तो पहले R1 फिर R2, यानी फर्स्ट नंबर ये है, दूसरा इसका है, तीसरा इसका है, चौथा इसका है। तो R1 के अंदर जो है वो आपका चूंकि पॉइंटर इस पॉइंट के ऊपर है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को उठा के R1 में प्लेस करेगा। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट क्योंकि आफ्टर है, तो उसके बाद अगली वैल्यू जो है वो है 4, इसको जो है वो R2 में रखेगा। फिर इंक्रीमेंट करेगा और अगली वैल्यू को तीसरे में रखेगा, और उसके बाद अगली वैल्यू जो है वो R4 में रखेगा। और उसके बाद क्योंकि इंक्रीमेंट आफ्टर है यहाँ पे, तो उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट करने के बाद वो अगली वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा। अगर आपने दो रजिस्टर्स की वैल्यूज को अगर आपस में स्वैप करना हो, तो आप स्टैक को इसी मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। उसका तरीकेकार ये है कि आप दोनों वैल्यूज को जो है वो स्टैक पर प्लेस करें, स्टैक पर प्लेस करने के बाद आप उनको दोबारा पॉप करवा लें। तो चूंकि हम जब पुश करवाएंगे तो लेट्स सी किस तरह ये प्रोसीजर होता है। जो आपने वैल्यू को पुश करवाया, क्योंकि हमारे पास है इंक्रीमेंट बिफोर, तो आप इस पॉइंट के ऊपर जाके अपनी वैल्यू रखेंगे विच इज योर R1। तो आपने R1 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। और उसके बाद जो आपने दोबारा पुश करवाया R2 को, तो R2 की वैल्यू जो है वो अगली वैल्यू के ऊपर, अगली जो एड्रेस है उसके ऊपर आके प्लेस हो गई। अब जब आप इसको दोबारा पॉप करवाएंगे R1 के अंदर, तो R1 के अंदर आपके पास पहले जो वैल्यू थी वो वंस में थी। तो जब आप दोबारा इसको पॉप 1 में करवाएंगे, तो जो टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू है विच इज R2, ये आपकी R2 थी और ये आपकी R1 थी। तो जब आप पॉप R1 करवाएंगे, तो आपकी R2 की वैल्यू जो है वो R1 में चली जाएगी, और R1 के अंदर जो वैल्यू थी वो R2 में चली जाएगी। सो आप अगर यही ऑर्डर रखते हैं सिंगल जो है रजिस्टर एंट्री के साथ पुश एंड पॉप के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं कि आप दो वैल्यूज को जो है आपस में स्वैप भी करवा सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमारे पास, जिस तरह हमने अभी देखा कि हमने पुश और पॉप की दो दो चार इंस्ट्रक्शंस लिखी, दो पुश की और दो पॉप की, जिसमें हमने पहले पुश R1 फिर पुश R2 फिर पॉप R1 एंड R2, तो उससे दोनों की वैल्यू स्वैप हो गई। सो क्या ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है या ये टेक्निक जो है हम इस पे अप्लाई इस तरह कर सकते हैं कि हम R1 और R2 को जो है अप्लाई करें और यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो है वो स्वैप हो जाएं? क्या ये पॉसिबल है? सो इट इज़ अ क्वेश्चन, और मैं आपके लिए इसके लिए सोचने के लिए ज़रा टाइम देता हूँ कि आप ज़रा सोच के बताएं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो आंसर है नहीं। उसकी वजह ये है कि जब आप पुश दोनों को इकट्ठा करवाएंगे, तो आपके रजिस्टर लिस्ट जो है वो ऑर्डर में सेट हो जाएगी। और इसका मतलब ये होगा कि आपने सबसे पहले जो है R1 और R2 को प्लेस किया। सबसे पहले जो आपका स्टैक था उसके अंदर वैल्यू जो प्लेस हुई वो R1 की थी, और जो आपके पास दूसरी वैल्यू जो प्लेस हुई वो R2 की थी। और जब आपने पॉप करवाया, तो सबसे पहले जो है वो R2 में पॉप हुआ, और R2 के अंदर जब वो सबसे पहले पॉप होगा, तो R2 की वैल्यू दोबारा R2 में चली जाएगी और R1 की वैल्यू जो है दोबारा R1 में चली जाएगी। सो इस तरह वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा।
सॉरी, मैं यहाँ पे गलत लिख लिया। ये सबसे पहले हम R2 को रखेंगे, प्लेस करेंगे, और R1 को इसके बाद प्लेस होगा, क्योंकि हमारा टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो स्मॉलेस्ट रजिस्टर जो है वो प्लेस होता है। और जब हम उसको पॉप करवाते हैं, तो सबसे पहले जो वो पॉप करवाता है वो स्मॉल रजिस्टर के अंदर पॉप करवाता है, और जो है वो लार्ज रजिस्टर के अंदर बाद में पॉप करवाता है। सो ये ऑटोमेटिकली R1 की वैल्यू R1 में वापस चली जाएगी, और R2 की वैल्यू जो है वो वापस R2 में चली जाएगी। तो जो स्वैपिंग होनी चाहिए थी वो स्वैपिंग नहीं हो पाएगी। उसका फिर ऑल्टरनेटिव तरीकेकार हमारे पास ये मौजूद है कि या तो आप एक पैटर्न के अंदर जो है वो पुश इकट्ठा करवा लें और पॉप अलहदा करवा लें, या फिर आप जो है वो पुश अलहदा अलहदा करवा लें और पॉप जो है वो आप रजिस्टर लिस्ट के थ्रू करवा लें। अच्छा, जब हम कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं या हम किसी सब रूटीन को कॉल करते हैं, तो हमें जाने के लिए कुछ पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, और कुछ पास करने के बाद या उस सब रूटीन में जाके काम करने के बाद हमें वापस आना होता है। तो हमारे पास एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। तो जब हमने एग्जिट करके वापस आना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कहाँ से करनी है, कौन से एड्रेस से करनी है। सो जब भी हम ऐसी किसी सब रूटीन में जाएं जहां से हमें वापस आना है, तो हम वापसी का एड्रेस जो है वो लिंक रजिस्टर के अंदर सेव करवा के जाते हैं, जो हमें बताती है कि वापस आने के बाद हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट कहाँ से होगी। लिंक रजिस्टर अगर आप देखेंगे, हमारे पास जो रजिस्टर्स अवेलेबल हैं उनमें R14 जो रजिस्टर है वो आपका लिंक रजिस्टर कहलाता है, और ये वो रजिस्टर है जो होल्ड करता है आपका रिटर्न एड्रेस, जो आप किसी भी सब रूटीन से वापस आने के बाद यूज करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, कंटिन्यू करना। जैसे अगर आपके पास इंस्ट्रक्शंस चल रही हो, और ये वो इंस्ट्रक्शन है जो आपको एक सब रूटीन की तरफ लेकर गई है, और ये रिटर्न इसके बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वो ये वाली है, तो लिंक रजिस्टर के अंदर इसका एड्रेस मौजूद होगा। सो जब आप यहाँ से वापस आएंगे तो आप इस पॉइंट पर देखेंगे कि लिंक रजिस्टर में कौन सा एड्रेस है, और उससे आप ये वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर जो है आपने R4 के अंदर 100 को मूव करवाया, और उसके बाद आपने जो है वो मूव करके चले गए एक सब रूटीन की तरफ। सब रूटीन के अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे R4 के अंदर R10 को मूव करवा दिया। पहले R4 के अंदर 100 था, लेकिन अब आपके R4 के अंदर जो है वो 10 जो है वो रिजाइड कर रहा है। जब आप यहाँ से वापस आएंगे, तो वापस आने के बाद आपके पास अब R4 के अंदर 10 मौजूद है, और जब आप ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस केस के अंदर आप ये चीज देखेंगे कि आपके पास जो है वो आंसर 11 हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ से जब रूटीन से यहाँ पे जाते हैं, तो आपके जो वेरिएबल था, जो आपने पहले आपने R4 के अंदर 100 मूव करवाया था, वो बचा नहीं, क्योंकि आपने यहाँ से आप इधर गए तो यहाँ पे जाके जो है आपका डाटा जो है वो अपडेट हो गया। R4 की वैल्यू जो है यहाँ पे आने के बाद 100 से यहाँ पे जब वापस आया तो आपके पास 10 रह गई, और आपके पास आंसर बच गया 11। जबकि आपको जब इसमें ऐड करके वापस आंसर होना चाहिए था, वो 101 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि जब आप यहाँ पे इधर गए तो आपने यहाँ पे आके R4 की वैल्यू को अपडेट कर दिया है। आप सब रूटीन से वापस आए तो आपके पास रजिस्टर्स के अंदर वो वैल्यूज ही मौजूद नहीं है जिसको आपको ऐड करके आंसर आना चाहिए था। इसकी वजह जो है हम आगे जाके देखते हैं, आपको समझ आएगी। अम, जब हम कभी भी सब रूटीन के अंदर जाते हैं, तो तरीकेकार तो हमारे पास ये है कि आपने अपनी वर्किंग कर रहे थे, हम गए, जाके काम किया, काम करके वापस जब आए तो हमने वहीं से काम शुरू करना था, और हमारे पास वही वैल्यूज उसी कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको वो वैल्यूज जो हैं, जब आप सब रूटीन में जा रहे हैं तो आपको रजिस्टर्स को, जो पुरानी एनवायरनमेंट है, उसको आपको प्रिजर्व करके जाना पड़ेगा ताकि आपकी चीजें प्रिजर्व रहें। आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास एक सब रूटीन में गए, और सब रूटीन में जाने के बाद आपने एक वर्किंग परफॉर्म की थी। आप R4 के अंदर आप 100 को रख के गए थे,
और जब आपने BL फू किया और आप फू के ऊपर इस लेबल के ऊपर जो है आप ने जंप किया, जो कि आपका लेबल ये है। जब आप यहाँ पे गए तो आपने जाके यहाँ पे R4 के अंदर जो है वो 10 कर दिया। अब R4 जो है वो बेसिकली ओवरराइट हो चुका है विथ 10। जब आपने BXLR किया तो अब आप वापस आ गए अपनी इस पुरानी रूटीन के अंदर। अब आपके पास R4 जो है वो 100 नहीं है, अब आपके पास R4 जो है वो 10 है, क्योंकि हमने जाने से पहले R4 को प्रिजर्व नहीं किया था। और हमारे जब भी हम आर्गुमेंट की बात करते हैं, प्रोसीजर कॉल की बात करते हैं, तो हमें ये पता है कि जो हमारे पास R0 से R3 है, ये हमें आर्गुमेंट वैल्यूज के लिए यूज होते हैं। और ये वाले जो रजिस्टर्स हमारे पास R4 से R11, ये जनरल पर्पस के लिए यूज होते हैं और ये ओवरराइट हो जाएंगे, क्योंकि एक किसी भी सब रूटीन में जाके ये एज ए वेरिएबल तौर पे यूज हो रहे हैं। तो फिर आप करेंगे क्या? आपके पास जो R0 से R3 रजिस्टर्स हैं, ये आपके स्क्रैच रजिस्टर्स हैं जो रूटीन जो है वो सेव नहीं करती, लेकिन कॉली मस्ट सेव देम। इन रजिस्टर को आपको सेव करना पड़ेगा। कॉलर एक्सपेक्ट दीज वैल्यूज टू बी रिटेन्ड, क्योंकि जिसने ये कॉल की है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जिस हालत में मैं अपना सिस्टम छोड़ के गया हूँ, मुझे उस सिस्टम को उसी हालत में वापस चाहिए। तो आपको जब आप किसी सब रूटीन में जा रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल जो हैं मुझे सेव करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके पास जो है वो नेक्स्ट रिटर्न के ऊपर जो है आपने उन रजिस्टर्स को यूज करना है। सो जब आप यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहले, चूंकि आपने यहाँ पे R4 के अंदर जो है वो 100 को सेव करवाया हुआ है, तो आप सबसे पहले R4 को पुश करवा दें स्टैक के अंदर, ताकि ये आपकी वैल्यू जो है ये प्रिजर्व हो जाएगी। या R4, या अगर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ R4 यूज हो रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ R4 को पुश करवा दिया है। अगर यहाँ पे मुझे ऐसे और रजिस्टर्स यूज करने पड़ते हैं जो यहाँ पे यूटिलाइज होंगे, से मैं यहाँ पे R5 भी यूज कर रहा हूँ, R7 भी यूज कर रहा हूँ, तो R4, R5 और R7 मुझे तीनों के तीनों यहाँ पे पुश करवा देने चाहिए, ताकि मैं अपनी जब वर्किंग करूं और मैं R4, R5 और R7 को जब मैं अपडेट कर चुका होऊंगा और मेरा यहाँ पे क्योंकि एज ए वेरिएबल यूज होना है, जब उनका काम खत्म हो जाए तो यहाँ पे तो उसके अंदर गार्बेज होगा जब हम वापस जाएंगे। लेकिन हमें तो गार्बेज नहीं चाहिए, हमें तो एक्चुअल वैल्यूज चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, R4, R5 और R7, इन तीनों को यहाँ पे पहले पुश करवा लेंगे और जाते हुए इनको वापस पॉप करवा देंगे BXLR करने से पहले, ताकि हम जब वापस जाएं तो हमारे R4, R5 और R7 के अंदर वही वैल्यूज हों जो हमने यहाँ पे छोड़ी थी। तो अगर हम ये BXLR करने से पहले पॉप करवा देंगे तो वापस आने के ऊपर R4 के अंदर जो है हमें वापस 100 ही मिलेगा, बजाय ये कि यहाँ पे R4 के अंदर हमारे पास 10 हो। सो हम इसको निगेट कर देंगे और इसको वापस प्रिजर्व कर देंगे यूजिंग दिस टेक्निक। सो आप देख सकते हैं कि इन तमाम कामों के अंदर हमें पुश जो है और जो स्टैक है वो काफी कारआमद रहती है। वो इस तरह के जब हमने जाना होता है तो हम किसी भी, अगर हम इंस्ट्रक्शन किसी सब रूटीन में जा रहे हैं, हमने एक जो है सब रूटीन कॉल की यहाँ पे, जब हम उसके अंदर जाएंगे तो जाने जाते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो कंटेंट है, रजिस्टर्स के कंटेंट है, हम उनको सेव करवा लें जिसकी हमें जरूर समझते हैं कि जरूरत पड़ सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक जो है एक चेन बन रही है। आपने एक सब रूटीन को कॉल किया और उस सब रूटीन में जाके उसने एक और सब रूटीन को कॉल कर लिया। सो अगर वो सब रूटीन आगे मजीद एक सब रूटीन को कॉल करेगी तो आपके पास जो लिंक रजिस्टर की वैल्यू है वो मजीद अपडेट हो जाएगी। सो अगर आप, मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास जो लिंक रजिस्टर की यहाँ पे वैल्यू है वो थी PC1+4। अगर लिंक रजिस्टर की वैल्यू ये थी और जब मैं इस पोजीशन पर से दोबारा जो है वो नेक्स्ट जंप कर जाता हूँ फॉर योर नेक्स्ट सब रूटीन, तो यहाँ पे आके मेरे पास जो लिंक रजिस्टर की वैल्यू होगी वो चेंज होके हो जाएगी PC2+4। सो
अब मैं यहाँ से यहाँ पे तो जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से वापस यहाँ पे नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि मेरे पास तो एड्रेस ही सिर्फ ये है। सो उसका तरीकेकार ये है कि फिर मैं जब यहाँ से इधर आऊँ तो मैं लिंक रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक पे पुश करवा दूँ। जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो यहाँ से मैं मजीद आगे जंप करूँगा तो मेरे पास जो लिंक रजिस्टर है, जब वो इस पॉइंट के ऊपर अपडेट हो जाएगा तो ये यहाँ से वापस आ सकता है। लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो हमें वापस जंप जाना है। तो BXLR करने से पहले जब हम पॉप करवाएंगे तो जो हमने ये वैल्यू हमने स्टोर करवाई थी इन आर स्टैक, वो हमारे पास लिंक रजिस्टर के अंदर वापस आ जाएगी। और जब हम BXLR करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली जंप इस पोजीशन पे कर जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फंक्शन है जो कि मेन फंक्शन है। यहाँ पे आपने R0 के अंदर 2 को मूव करवाया और उसके बाद आपने एक सब रूटीन को कॉल कर लिया क्वाड। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर लिंक रजिस्टर के अंदर अभी कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं थी, लेकिन जब आपने इसको कॉल किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई लेट्स से ये पॉइंट हमारा बनता है PC1+4। तो आपके पास जो लिंक रजिस्टर के अंदर वैल्यू आ गई दैट इज PC1+4, और हमने इसको स्टैक के अंदर रखवा दिया। तो ये मेरे पास एक स्टैक है और यहाँ पे हमने PC1+4 को सेव करवा दिया। अब आपने यहाँ से अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की BLSQ, और इसके अंदर आपको इस पॉइंट पर मूव करना है। लेट से अब आप इस पॉइंट पर मूव कर रहे हैं तो आपका जो लिंक रजिस्टर है, अब उसके अंदर जो वैल्यू आएगी, लेट से ये पॉइंट अगला है जो एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए जो हमारे पास जो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है दैट इज PC2+4, जो कि हमारी इस पॉइंट को पॉइंट करता है। सो हमने लिंक रजिस्टर के अंदर इसको सेव करवा लिया। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया R0 को R0 के साथ, जो आंसर आया हमारे पास 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आप इस पॉइंट पर वापस आएंगे, और अगर आप यहाँ पे वापस आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको अगली इंस्ट्रक्शन फिर वही है कि आपने इस सब रूटीन को दोबारा कॉल करना है। तो अगर आप इसको दोबारा कॉल करेंगे तो आप जो है लिंक रजिस्टर में अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव करवा कर जाएंगे, क्योंकि ये आपकी रिटर्न एड्रेस है। सो लिंक रजिस्टर के अंदर अब आपके पास जो वैल्यू होगी दैट इज PC3+4, और ये है वो PC3+4। आप वापस गए, यहाँ पे जाके आपने फिर मल्टीप्लाई किया R0 को R0 के साथ। सो R4 को आपने जब R4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपके पास 16। अब आप वापस आए, आपने BXLR किया तो अब आप इस पॉइंट पर वापस आ गए। जो आप यहाँ पे पॉइंट पर वापस आएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने पॉप करवाना है LR के अंदर। अभी तक LR के अंदर जो वैल्यू मौजूद थी वो PC3+4 थी, लेकिन अगर आप इसको, हमने चूंकि यहाँ से वापस जाना है तो हमारे पास रिटर्न एड्रेस जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आपने इसको वापस पॉप करवाया LR के अंदर, क्योंकि LR के अंदर ही अगर आपका एड्रेस होगा तो वो आपका प्रोग्राम काउंटर में डाल के आपको इस एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाएगा। सो आपने जब पॉप LR किया तो अब आपके LR की वैल्यू बन गई PC1+4, और उसके बाद जब आपने BXLR किया तो आप रिटर्न कर गए इस पॉइंट की तरफ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह हमने बात की कि आपने R0 को के अंदर 2 को मूव करवाया और उसके बाद आपने इस सब रूटीन को कॉल किया। सो आपने जब इसको सब रूटीन को कॉल किया तो चूंकि हमने यहाँ से वापस आना है तो हमने LR को जो है वो सेव करवा लिया अपने उस जो है वापसी के एड्रेस को सेव करवा लिया अपने स्टैक के अंदर, क्योंकि हमें मजीद आगे सब रूटीनिंग करनी है। सो जब आपने सेव करवा लिया यूजिंग पुश, तो उसके बाद जब आप इस पॉइंट पर पहुंचे जहां पे आपने मजीद आगे सब रूटीनिंग करनी है, तो इस पॉइंट पर जाकर आपने नेक्स्ट सब रूटीन के ऊपर जंप की।
जब आपने इस पॉइंट पर जाके सब रूटीन पे जंप की तो आपने लिंक रजिस्टर के अंदर इस पॉइंट के जो इस पॉइंट का रिटर्न एड्रेस है वो आपने लिंक रजिस्टर के अंदर सेव करवा दिया। और जब आपने यहाँ से वापस आए, क्योंकि आपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आपने जंप करनी होती है, वापस आके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है वापस आके, तो आपने जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखी वो दोबारा एक सब रूटीन है टुवर्ड्स द सेम सब रूटीन जहां से अभी अभी हम वापस आए हैं। सो जब आपने इधर वापस जाना है और यहाँ से फिर वापस आएंगे तो आपका अगला टारगेट पॉइंट ये वाला है। सो आप इस पॉइंट पर गए और जब आप वापस आए तो आपने जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तो आपने जो स्टैक के अंदर रिटर्न एड्रेस इस पॉइंट का रखा हुआ है, जो आपने इसकी अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, उसको आपने लिंक रजिस्टर में वापस लोड कर लिया। और लोड करने के बाद आप BX के थ्रू वापस चले गए। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तमाम इसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका स्टैक पॉइंटर जो है वो बेस पॉइंट की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे आपका स्टैक जहाँ से स्टार्ट होता है। और जो प्रोग्राम काउंटर है ये आपको पॉइंट कर रहा है जहाँ पे आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, विच इज R0, 2। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके R0 के अंदर जो है वो 2 जो है वो मूव कर जाएगा। तो आपने देखा कि R0 के अंदर 2 आ गया और जो आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम काउंटर अब उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। और ये आपको पॉइंट करता है कि जो है आपने जाते वक्त आपने रिटर्न एड्रेस जो है वो आपने लिंक रजिस्टर में सेव करवाना है और आपने यहाँ से एक सब रूटीन क्वाड के ऊपर जो है वो जंप करना है, उस सब रूटीन की तरफ जाना है। सो आप जो है जब जाएंगे तो आपकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस जो है वो लिंक रजिस्टर के अंदर सेव होगा। सो जो आपके पास लिंक रजिस्टर में एड्रेस सेव होगा दैट विल बी 140। सो आपने 140 को जो है लिंक रजिस्टर में सेव करवाया और आपके पास अब जो प्रोग्राम काउंटर है वो आपके क्वाड की पहली इंस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा है, जो कि कहता है कि जो भी लिंक रजिस्टर की वैल्यू है इसको आप स्टैक के अंदर जो है वो सेव करवा दें। क्योंकि ये हमारा जो है जो हमारा स्टैक है ये डाउनवर्ड्स और फुल डिसेंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जो है लिंक रजिस्टर की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट जो है लोकेशन उसके ऊपर हम सेव करवाएंगे, विच इज दिस लोकेशन। सो आपने देखा कि हमने लिंक रजिस्टर की वैल्यू को यहाँ पे सेव करवा दिया और उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, विच इज BLSQ। जब हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम जो है SQ जो सब रूटीन है उसके ऊपर जंप करेंगे, लेकिन जाते हुए हम अपना रिटर्न एड्रेस विच इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हम सेव करवा कर जाएंगे और ये सेव करवाएंगे हम अपने लिंक रजिस्टर के अंदर। तो आपने देखा कि हमने वापसी का जो एड्रेस है वो हमने लिंक रजिस्टर में सेव करवाया और प्रोग्राम काउंटर जो है अब हमारा जो है वो पॉइंट कर रहा है SQ लोकेशन की तरफ, जहां पे हमने मल्टीप्लाई करना है R0 को R0 के साथ। और जब हम इसको कर लेंगे तो हम वापस आएंगे अपनी उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ जहां से हम छोड़कर गए थे। तो जब आप वापस आए तो आपने क्या किया कि आपके पास जो रिटर्न एड्रेस है लिंक रजिस्टर का आपने वो अपने प्रोग्राम काउंटर में डालेंगे और प्रोग्राम काउंटर जो है वो इस पोजीशन पर आपका जंप कर जाएगा। तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है अब इसके अंदर वही वैल्यू मौजूद है जो कि लिंक रजिस्टर के अंदर मौजूद थी, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ही वो रजिस्टर है जो पॉइंट करता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये फिर कह रही है कि हमें जो है वो SQ जो सब रूटीन है उस पर जंप करना है। तो हम जाते हुए जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है उसको विच इज 158 इसको जाते हुए लिंक रजिस्टर के अंदर सेव करवा देंगे। और जब हम दोबारा SQ में आए तो SQ में जाके हमने फिर R0 को R0 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हम जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे वो हम वापस आएंगे अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि ये है। अब आपने देखा ये वो पॉइंट है जहां से हमने वापस आना है और वापस कहाँ पे आएंगे, जो लिंक रजिस्टर के अंदर वैल्यू है विच इज 158। तो ये आपकी वैल्यू जो है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर वापस आ जाएगी।
और जब हम इस पॉइंट पर आएँगे, तो हमें ये पता लगता है कि हमने पॉप करवाना है जो भी वैल्यू हमारे पास स्टैक के अंदर मौजूद थी, उसको हमने पॉप करवाना है लिंक रजिस्टर के अंदर। और हमें ये पता है बीइंग अ प्रोग्रामर कि हमने यहाँ पे स्टैक के अंदर जो वैल्यू रखी थी, वो उस लोकेशन की थी, उस मेन प्रोग्राम की थी जहाँ से हमने छोड़ कर गए थे और इस पॉइंट के ऊपर हमने वापस आना था। तो आपका लिंक रजिस्टर जो है, आप उसके अंदर वही वैल्यू मौजूद है जो आपने स्टैक के अंदर रखवाई थी, और ये आपके जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है जहां से आप छोड़कर मेन प्रोग्राम से सब रूटीन के अंदर गए थे। सो अब आप यहाँ से रिकवर करेंगे लिंक रजिस्टर को, और जब आपके पास इंस्ट्रक्शन आएगी BXLR की, तो उसके बाद आप अपने ओरिजिनल पॉइंट पर जहां से आप अपने मेन प्रोग्राम को छोड़कर गए थे वहां पे वापस आ जाएंगे। सो आप ये देख सकते हैं कि अब आपका जो मेन प्रोग्राम था 140, अब आपने यहाँ पर वापस आ गए हैं। अब हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हमने स्टैक पॉइंटर को यूज करना हो, तो हमें स्टैक पॉइंटर को जो है वो इनिशियलाइज जरूर करवाना चाहिए, आपके जो है ताकि हम इसको जो है स्पेस को यूटिलाइज कर सकें। असेंबली के अंदर जो startup डॉट एस फाइल होती है, जब हम असेंबली कोडिंग करते हैं, इसके अंदर ये ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड और डिफाइंड हो चुका होता है। होपफुली ये आपको आज समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे।